डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई का एग्ज़ाम इस साल दैट मीन्स 2020 में दे रहे हैं। हम आज के अपने क्लास में काइनेमैटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और मेरा मेन एम्फेसिस इस बात पे होगा कि आप ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को करना सीख जाएं। हम दूसरे तरह के क्वेश्चन भी करेंगे पर ग्राफ्स पे हमारा मेन फोकस होगा। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करें, मैं बहुत ब्रीफ में बेसिक बातों को एक बार जल्दी से बता देता हूँ। बिकॉज हम ग्राफ्स के बारे में मेनली बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपको जल्दी से ये रिकॉल करा दूं कि एक लीनियर इक्वेशन y जब x का लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। हम नॉर्मली कई बार ये गलती करते हैं कि जस्ट अंदाज लगाया फिजिकल सिचुएशन से कि y x के साथ इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये ऐसा जरूरी नहीं है। जब y x के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तभी हम y वर्सेस x ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन बनाएं। बाकी हर केस में ग्राफ एक कर्व होता है और सभी जानते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ वो इस लाइन का स्लोप है एंड दैट इज नथिंग बट tan थीटा। ये जो लाइन है ये पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है। जब भी x बढ़ने से y बढ़ता हो, यहाँ आप इसको एक पहाड़ मानो और अगर आप चढ़ रहे हो, x बढ़ने से आपको ऊपर जाना पड़ रहा है, हम कहते हैं इसका स्लोप पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी है जहां पे x के बढ़ने से y रिड्यूस हो रहा है, आप एक ढाल पे जा रहे हो, तो हम कहते हैं कि स्लोप निगेटिव है। ऐसे लाइन की स्लोप को हम माइनस tan थीटा लिख सकते हैं या आप इस एंगल का tan लिख सकते हो, tan अल्फा एक ही चीज है, tan अल्फा और माइनस tan थीटा। बट ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब y और x का रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप हो, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसमें c y इंटरसेप्ट है लाइन का, जैसे इस एग्जांपल में ये लेंथ c के इक्वल है। इस एग्जांपल में ये लाइन y एक्सिस को निगेटिव किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट निगेटिव है। बाकी जितने भी दूसरे तरह के इक्वेशन होंगे y और x को रिलेट करने वाले, सभी का ग्राफ एक कर्व ही होता है। एक एग्जांपल के लिए, अगर y और x का ग्राफ ऐसा है तो इन सभी पॉइंट्स पे ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है। x बढ़ने से आपको चढ़ना पड़ रहा है ऊपर, y बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव। इन सभी पॉइंट्स पे स्लोप निगेटिव है और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो फ्लैट लग रहा है कि हमें ग्राउंड फ्लैट हो गया है, ये कर्व एकदम फ्लैट हो गया है, कोई स्लोप की फीलिंग नहीं आ रही है। इस लोकेशन पे स्लोप 0 है। इन जनरल एक कर्व का स्लोप कहते किसको है हम? इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप यहां पर डाले गए टेंजेंट का स्लोप है। इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप चाहिए, यहां टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इस टेंजेंट का स्लोप tan थीटा पढ़िए, इसको हम इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप कहते हैं। एक कर्व का स्लोप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है। इन सभी पॉइंट्स पे कर्व का स्लोप पॉजिटिव है और इस पॉइंट पर 0 है और इन सभी पॉइंट्स पर कर्व का स्लोप निगेटिव है। अगर ये कर्व आगे चलकर ऐसा कहीं टर्न लेता है तो फिर से यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे स्लोप फिर से 0 है और इसके आगे फिर से स्लोप पॉजिटिव हो गया क्योंकि x बढ़ने के साथ y बढ़ता जा रहा है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में स्लोप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। ध्यान देंगे, स्लोप जो है वो हम dy बाई dx से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? कोई कर्व है, किसी पॉइंट पे स्लोप मतलब टेंजेंट डालिए, थीटा पता कीजिए, tan थीटा। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें लिखा होगा यहाँ 60 डिग्री, तो हम इस पॉइंट पे स्लोप क्या है समझ गए, tan 60 डिग्री। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें y और x का एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया है, ऐसा कोई रिलेशन इक्वेशन लिखा है। ऐसे क्वेश्चंस में स्लोप निकालने के लिए हम dy बाई dx निकालेंगे और dy बाई dx बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब भी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना हो, हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या मुझे क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया है तो tan थीटा से मुझे रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, यही स्लोप है। क्या किसी क्वेश्चन में मुझे ऐसा एक इक्वेशन दिया है, ग्राफ नहीं दिया है, तो ऐसा इक्वेशन दिया है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे और उससे मुझे रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो ग्राफ से रिलेटेड है वो ये है कि एक y वर्सेस x ग्राफ और x एक्सिस के बीच ये एनक्लोज्ड एरिया, ग्राफ और x एक्सिस के बीच बंद ये एरिया हम इस इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। ये इंटीग्रेशन इस एरिया की वैल्यू बताता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मुझे y x के फंक्शन में दिया होगा, ये इंटीग्रेशन करना है, हम मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करेंगे। और कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें y का x पे डिपेंडेंस एक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखा है, एक ग्राफ के फॉर्म में दिया है। y x के साथ कैसे बदल रहे हैं, ग्राफ के फॉर्म में दिया है। और समाउ जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल होता y और x का ग्राफ, तो उसका एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो हमने एरिया कैलकुलेट किया वो बेसिकली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। तो ग्राफ से रिलेटेड यही दो बातें आपको मेनली याद रखनी है कि ग्राफ के स्लोप से dy बाई dx मिलता है और ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एनक्लोज्ड एरिया हमें y dx का इंटीग्रेशन बताता है। इसके अलावा काइनेमैटिक्स के जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो मैं नहीं लिख रहा हूं। मैं ये भी नहीं बता रहा हूं आपको कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है। आई एम एज्यूमिंग कि आपको आता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो एक ही इक्वेशन होता है, x इज इक्वल टू वी इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो तीन फेमस इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। आई एम एज्यूमिंग कि आप इन इक्वेशंस में टर्म्स के मीनिंग समझते हैं। विद दिस हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को सुनने के बाद खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और जब आप सोल्यूशन अपना कर लें उसके बाद चाहे तो आगे वीडियो रिज्यूम करके सोल्यूशन को देखें। एक क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है and it is traveling along x axis. Displacement time graph, xt graph of the particle is like this and the question says that this graph is a parabola. This graph is a parabola. क्वेश्चन में लिखा है कि ये xt ग्राफ एक पैराबोला है और आपसे दो बातें पूछी गई हैं। Find the maximum displacement of the particle during its course of motion and draw vt graph। दो बातें, एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चलने को फ्री है, एक्स एक्सिस के ऊपर उसका मोशन हो रहा है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, लेटर से एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम का ग्राफ एक पैराबोला है जो कि ऐसा है जो आपको क्वेश्चन में बोर्ड पे दिख रहा है। सबसे पहली चीज पूछी गई व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और दूसरी चीज पूछी गई है ड्रॉ द वीटी ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, मैं यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए, अगर आपको पता है कि ये ग्राफ पैराबोला है तो पैराबोला इज ए सिमेट्रिक कर्व, राइट। आप जो वर्टेक्स है यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो ये ब्लू लाइन जो है इस पैराबोला को दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड करती है। ऐसे कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे टाइम 2 है, ये 0, 4, इसका मिड पॉइंट 2, ऐसे कॉमन सेंस से बता सकते हैं। और नहीं तो आप याद कीजिए कि ये पैराबोला है, दैट मीन्स एक्स टी का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। वाई एक्स ग्राफ पैराबोला कब होता है? वाई एक्स ग्राफ पैराबोला कब होता है? जब वाई एक्स का क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। अगर y x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो y वर्सेस x ग्राफ पैराबोला होता है। दूसरी चीज, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है
तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। ये कप ऐसा बनेगा जिसमें से आपकी चाय नीचे गिर जाएगी और आप चाय पी पाएंगे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है। तो अभी जो हमें पैराबोला दिया गया है डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो हम रिलेशन y और x में नहीं है, यहाँ रिलेशन x और t में है। तो हम गेस कर सकते हैं x t का क्वाड्रेटिक फंक्शन है और t स्क्वायर का कोफिशिएंट डेफिनेटली निगेटिव है। तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जीरोज हैं। तो हम ऐसे भी चाहे तो इक्वेशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टी माइनस 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैं लिखने जा रहा हूं। और दूसरा 4 माइनस टी, ध्यान देना t माइनस 4 नहीं लिखा, क्योंकि अगर ऐसा लिखोगे तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा और t स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो गया तो ये पैराबोला ऐसा हो जाएगा, जबकि पैराबोला ऐसा दिया है। ऐसे कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि भाई x और t का रिलेशन ये है। इस ग्राफ को देखने के बाद हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि x वर्सेस t ग्राफ ऐसा है। x वर्सेस t रिलेशन ऐसा है, x t रिलेशन ऐसा है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, हम आसानी से x की वैल्यू फॉर t इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट 2 को लेके कन्विंस नहीं है तो हम इस पॉइंट को दूसरे किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, x इज मैक्सिमम व्हेन dx by dt इज 0। क्यों? जहां पे x मैक्सिमम है वहां पर इस कर्व का स्लोप 0 है, dx by dt 0 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ये 4 माइनस 2t 0 है, विच मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम ऐसे कॉमन सेंस से, सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं और ऐसा डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अब x की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हुआ, x की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हुआ कि हम इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर दें। x मैक्सिमम है जब t 2 है, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर 8 माइनस 4 यूनिट्स, जो भी अगर मीटर में है तो मीटर, तो 4 मीटर x की मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन में पूछा गया है वीटी ग्राफ बताओ, वीटी ग्राफ बताओ। देखो एक और पॉइंट पे मैं ध्यान चाहूंगा आपका कि जब भी एक्स टी ग्राफ एक पैराबोला है तो ऐसे समझ जाना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। क्यों? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशनशिप ये होता है, एक्स टी का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो जब भी एक्स टी का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक्स टी ग्राफ पैराबोला है, तो पक्की बात है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। हमें पहले से पता है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। एनीवे, वी टी ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं वी और टी का रिलेशन लिख लेता हूं। किसी भी ग्राफ वाले क्वेश्चन में ग्राफ बनाने को कहा जाए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक ग्राफ टिक करने को कहा जाए, तो पहले जरूर एक बार सोचना चाहिए कि क्या उस ग्राफ को बनाने के लिए रेलिवेंट इक्वेशन अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में होता है, कई बार नहीं भी होता है, आपको जस्ट फिजिकल सिचुएशन देख के बताना है ग्राफ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, आप कन्विंस हो जाएंगे कि कौन सा ग्राफ सही है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, dx by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जैसे ही बोला गया हम समझ गए dx by dt को वेलोसिटी कहते हैं। 4 माइनस 2t, तो पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे बदल रही है। अब vt ग्राफ ड्रॉ करना है, अब vt ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर देते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y की जगह v है और x की जगह t है। ये ऐसा है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, t का कोफिशिएंट -2 निगेटिव नंबर है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसलिए ये ग्राफ ऐसा जाएगा। अब कुछ लोग इसको मैथमेटिकली एकदम सोच रहे हैं वो ऐसा ग्राफ बना देंगे, नहीं भाई,
यहाँ क्वेश्चन में टाइम की काउंटिंग 0 से शुरू हुई, टाइम -1, -2, -3 तो है नहीं, हम ग्राफ स्टार्ट यहीं से करेंगे। t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 0 हो गई। देखिए जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों? जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था वहां dx/dt मतलब वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी 0 हो गई और उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव हो गई। हाँ, निगेटिव वेलोसिटी कोई चीज होती है क्या? आंसर है हाँ, बिल्कुल होती है। निगेटिव का क्या मतलब है, एक बार जल्दी से देख लें। ये पार्टिकल टाइम 0 पे x0 पे था, टाइम 0 पे x0 था। इसके बाद ये ग्राफ कह रहा है उसका x कोऑर्डिनेट बढ़ने लगा। ध्यान दीजिए, उसका x कोऑर्डिनेट बढ़ने लगा, लेकिन अगर हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन को देखें, एक्सेलरेशन क्या होगा? dv/dt। वो कितना आएगा? -2। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है क्योंकि ग्राफ पैराबोलिक है, xt ग्राफ। -2 एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग हुआ कि पार्टिकल जब यहां पे था तो उसके पास एक वेलोसिटी थी, टाइम 0 पे उसकी वेलोसिटी देखिए कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका एक्सेलरेशन इस तरफ था। एक्सेलरेशन -2 है, इसका मतलब इट इज डायरेक्टेड इन निगेटिव x डायरेक्शन। वन डायमेंशनल मोशन में इन सभी वेक्टर्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं प्लस माइनस साइन से। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, वेलोसिटी इधर है तो +4 बोलेंगे, एक्सेलरेशन उधर है तो उसको -2 बोलेंगे। तो पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, बेसिकली रिटार्डेशन से चल रहा है। रिटार्डेशन कब कहते हैं? जब पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मतलब ब्रेक लगाओ, ये वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन उधर है, ब्रेक लगा है, इसको हम कहते हैं पार्टिकल इज रिटार्डिंग, इट इज डिसेलरेटिंग। तो पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी 4 थी, 4 से घट रही है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब वो यहां पहुंचा, कहां पहुंचा? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे x की मैक्सिमम वैल्यू पे, t2 पे कहां था वो? x की मैक्सिमम वैल्यू पे, कहां? 4 पे। जब वो यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। क्या वो यहां रुक गया? आंसर है नहीं, अभी भी एक्सेलरेशन उधर है, अभी भी एक्सेलरेशन उधर है। तो पार्टिकल यहां से चला, x इज इक्वल टू 4 तक गया और फिर यू टर्न लिया उसने, अभी भी उधर एक्सेलरेशन है। ऐसा चलता 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 वापस t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो x 0 पे आ गया। तो पहले x कोऑर्डिनेट बढ़ा और फिर x कोऑर्डिनेट घटा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब वो इस तरफ जा रहा था तो ये रिटार्डेशन था, डिसेलरेशन, ब्रेक लगा था। लेकिन जब यही पार्टिकल यहां से लौटकर इधर आ रहा है, लौटकर इधर आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन नहीं है। भले ही इसका साइन निगेटिव है, निगेटिव साइन क्या बता रहा है? इट इज इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अभी वेलोसिटी इधर थी, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, जब ये पार्टिकल ने यू टर्न ले लिया और इधर जा रहा है तो वेलोसिटी भी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, स्पीड बढ़ रही है उसकी, कोई धक्का दे रहा है उसको। ये रिटार्डेशन नहीं है, ये डिसेलरेशन नहीं है, ये तो एक्सेलरेशन है। उसकी स्पीड बढ़ने लगी, फिर 0 2 यहां पहुंचते पहुंचते 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ द पार्टिकल हैज मूव्ड। और इस तरीके से हम उसके मोशन के हर एस्पेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है, it is moving along x-axis, particle is moving along x-axis, it is given, and its acceleration versus time graph is like this. It is a straight line. Acceleration versus time graph is given in this diagram. Question says initial velocity of the particle, initial velocity of the particle is 2 meter per second. Find its velocity at t is equal to 1 second. ये t is equal to 1 second है. A particle is moving along x-axis, that is point number 1. Its acceleration versus time graph is as shown in the figure. 4 meter per second square, 0, ये 1 second. And initial velocity of the particle is 2. What will be velocity of the particle at t is equal to 1 second? वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए।
देखो, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझनी चाहिए कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन नहीं है। एक्सेलरेशन 4 था, 3 हुआ, 2, 1, 0, -1। एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल रही है। इसलिए अगर आप में से किसी ने उन 3 में से किसी इक्वेशन को यूज करने की कोशिश की है तो वो गलत है। दोज इक्वेशंस कैनॉट बी यूज्ड हियर बिकॉज मोशन इज अ मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हम बेसिक डेफिनेशंस की बेसिस पे सोचेंगे। बेसिक डेफिनेशन ये है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसा हम यहां पे मैथमेटिक्स करेंगे, dv is a dt। if we integrate on both sides, putting the limit टाइम 0 या t1 जो भी क्वेश्चन में हो, यहां टाइम 0 लिया जा सकता है, इनिशियल टाइम इज 0, टाइम 0 टाइम t। टाइम 0 पे वेलोसिटी थी u और टाइम t पे वेलोसिटी बदल के हो गई v। टाइम 0 पे वेलोसिटी u थी, टाइम t पे वेलोसिटी v हो गई, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो दिस गिव्स यू v माइनस यू इज इक्वल टू, अगर देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो a बाहर लिखते और dt का इंटीग्रेशन t हो जाता तो at हो जाता, v इज इक्वल टू यू प्लस at। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम a को बाहर नहीं रख सकते, हमें ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? एक तरीका कि हम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखें। इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो ए टी के टर्म्स में मिल जाएगा, उसको यहां सब्सटीट्यूट करें और फिर ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करें। या 1 मिनट ऐसा सोचते हैं हम, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि अगर वाई एक्स ग्राफ आपको गिवन है और आपसे ये एरिया निकालने को कहा जाए तो ये एरिया कैसे मिलता है? वाई डी एक्स के इंटीग्रेशन से। ठीक है, उल्टा सोचिए, अगर आपसे ये इंटीग्रेशन निकालने को कहा जाए और ये एरिया गिवन हो तो इंटीग्रेशन क्यों कैलकुलेट करेंगे हम? एरिया ही तो इंटीग्रेशन की वैल्यू है। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, हम पहले इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखें, फिर यहां सब्सटीट्यूट करें और फिर इंटीग्रेशन करें, इसकी जरूरत ही कहां है? ए डी टी का इंटीग्रेशन, ये जो y था y की जगह पे a है और x की जगह पे t है, तो y dx दैट मीन्स a dt का इंटीग्रेशन 0 से t। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस एरिया के बराबर है, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर ही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है। तो हमें यहां पे एक्चुअली में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है और हम लिखेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू दिस एरिया विच इज इक्वल टू half into base 1 into height 4. So this becomes v minus u is equal to 2, right? So v is equal to u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 2 है, 2 + 2 4 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी। ध्यान दीजिए, इसको हम याद करेंगे। जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों को, रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली याद करें। यहां क्या याद करेंगे हम कि ए टी ग्राफ अगर गिवन है तो ए टी ग्राफ के अंदर का एरिया, बहुत लोग याद करते भी हैं, उन्होंने याद किया है कि ए टी ग्राफ के अंदर का एरिया वेलोसिटी होता है। नहीं, गलत याद किया। ए टी ग्राफ के अंदर का एरिया दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन मतलब ये एरिया वेलोसिटी नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। ऐसे याद करो, v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आप लिखते हैं। इस एरिया से आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी नहीं, v माइनस यू। तो अगली बार से क्वेश्चन डायरेक्टली हम अटेम्प्ट करेंगे। ए टी ग्राफ का एरिया लिखा, दैट इज v माइनस यू, u की वैल्यू 2 है, देयरफॉर v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि वेलोसिटी बढ़ कैसे गई। मैं फिर से समझा रहा हूं कि इस ग्राफ का मीनिंग क्या है। देखिए, यहां पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 4, एक्सेलरेशन है मतलब स्पीड बढ़ रहा है। अब एक्सेलरेशन हो गया 2, लेकिन वो भी एक्सेलरेशन ही है, अभी भी धक्का इधर ही लग रहा है, अभी भी स्पीड बढ़ रहा है। हाँ, एक्सेलरेशन घट गया, स्पीड थोड़ी घटा है।
यहां पहुंच के इस टाइम पे एक्सेलरेशन है 1। अरे भाई एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई धक्का दे रहा है, हाँ ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है। इस पॉइंट पर आकर एक्सेलरेशन 0 हुआ, अब स्पीड नहीं बढ़ रहा है, अब एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, मींस पार्टिकल जा तो इधर रहा है पर एक्सेलरेशन इधर है, ये रिटार्डेशन शुरू हुआ। इस पॉइंट के आगे चलकर उसकी स्पीड घटने लगी। तो क्या बता सकते हो तुम किस टाइम पर, ये ग्राफ ऐसा ही चला जा रहा है स्ट्रेट लाइन, किस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी, किस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी? एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल अगेन अक्वायर इट्स इनिशियल वेलोसिटी? ग्राफ को देखकर बताइए, एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल अगेन अक्वायर इट्स इनिशियल वेलोसिटी? कितने टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी? आप में से कुछ लोगों ने शायद सही आंसर दिया है या बहुतों ने सही आंसर दिया है। आंसर है 2 सेकेंड। ये ग्राफ अगर सेम स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूड है तो ऐसे समझ में आ रहा है देख के, अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया भी ए, ये 1 ये भी 1, ये एरिया आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 2 यूनिट्स, ये +2 और ये एरिया -2। ये टाइम एक्सिस के नीचे इस एरिया को हम नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि ए जो है नेगेटिव है, तो ए dt के इंटीग्रेशन में ए नेगेटिव है, ये वैल्यू जो है ये -2 आएगी अगर आप 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे। तो ये एरिया +2, ये एरिया -2, तो टोटल एरिया जो हो गया दिस प्लस दिस वो 0 हो गया। टोटल एरिया 0 मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0, v - u = 0, सो v = u। तो टाइम 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी वही होगी जो टाइम 0 पे उसकी वेलोसिटी थी, राइट। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक आ गया है कि देयर आर 2 ट्रेन्स से A and B, they start from same station and move in same direction on parallel tracks। 2 ट्रेन एक ही स्टेशन से स्टार्ट हुई, दे आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, एक ट्रेन बेसिकली चलती हुई आ रही थी, वो स्टेशन पे रुकी नहीं, 100 km/h की स्पीड है, दिस km/h। ये जो ट्रेन ए है ये इस स्टेशन से चलकर नेक्स्ट स्टेशन पर 1 घंटे बाद जाकर रुकी। इस ट्रेन ए की वेलोसिटी 0 हो गई 1 घंटे के बाद, ये टाइम है आवर में, ये 4/5 आवर, ये 1 आवर। दूसरी ट्रेन जो एक पैरेलल ट्रैक पे थी, ट्रेन बी, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है। और क्वेश्चन में कहा गया कि बोथ दी ट्रेन्स वेर एट सेम स्टेशन एट टाइम t = 0 एंड दे वेर अगेन एट सेम स्टेशन एट टाइम 1 आवर। दोनों ट्रेन 1 घंटे के बाद फिर से सेम स्टेशन पे, टाइम 0 पे दोनों लेट अस से आगरा स्टेशन पे थी और 1 घंटे के बाद दोनों के दोनों मथुरा स्टेशन पे। ट्रेन ए का VT ग्राफ ब्लैक में दिखाया गया है, ट्रेन बी का VT ग्राफ रेड में दिखाया गया है। बताइए ट्रेन बी की मैक्सिमम स्पीड V0 क्या थी? व्हाट इज V0? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 ट्रेन आगरा स्टेशन पे एक ही टाइम पे देखी गई, ट्रेन ए और बी, 1 घंटे बाद दोनों मथुरा स्टेशन पहुंच गई। ए का VT ग्राफ ऐसा है, बी का VT ग्राफ ऐसा है, रेड कलर। तो बी की मैक्सिमम वेलोसिटी V0 क्या थी ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। देखो ये तो सभी शायद क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि VT ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दोनों ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है। दोनों आगरा स्टेशन से मथुरा स्टेशन पहुंची 1 घंटे में, तो नेचुरली दोनों ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट सेम है और इसको बेसिस बनाकर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन बी, और डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? VT ग्राफ के एरिया से।
ट्रेन ए का वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का ये एरिया, ये कंप्लीट एरिया, ये ट्रेपेजियम जो दिख रहा है इसका एरिया, ये ट्रेन ए का डिस्प्लेसमेंट है। और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे लिखते हैं? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये 4/5 और 1, हाफ इंटू हाइट 100 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड है 4/5 और ये है 1, 4/5 प्लस 1। दिस मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ट्रेन बी। दैट मीन्स ये जो रेड ग्राफ है इसका एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया दोनों सेम होने चाहिए। तो ये जो रेड ग्राफ है ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया हाफ इंटू बेस, बेस इज 1 आवर, इंटू हाइट, हाइट इज V0। हो गया, यहां से आप V0 लिख सकते हैं। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर हमें यह बात याद है कि VT ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर सकते हैं। अगर यह बात नहीं याद है तो फिर यह क्वेश्चन काफी कठिन हो जाएगा। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज देयर इज अ दिवाली रॉकेट। दिवाली में जो आप पटाखे चलाते हो रॉकेट, ऐसा एक रॉकेट है, इसको आपने ग्राउंड से फायर किया एंड द क्वेश्चन सेज दैट रॉकेट गोज अप with a constant acceleration of 19.6 meter per second square. The rocket moves up, vertically up, with a constant acceleration of 19.6 meter per second square. The entire fuel of the rocket gets exhausted after 5 seconds. क्वेश्चन सेज कि 5 सेकंड के बाद उसमें जो फ्यूल था, जो भी केमिकल था जिसके बर्न होने से रॉकेट चल रहा था, वो केमिकल पूरी तरह से खत्म हो गया 5 सेकंड के बाद। तो दो बातें आपसे पूछी गई हैं। पहली चीज, व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। बल्कि मैं 3 चीजें पूछ लेता हूं। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, ड्रॉ VT ग्राफ एंड ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द रॉकेट। क्वेश्चन को ठीक से सुनिए। एक दिवाली के रॉकेट को चलाया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 0 पे उसको इग्नाइट किया। नाउ द रॉकेट कीप्स ऑन राइजिंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। आफ्टर 5 सेकेंड इट्स केमिकल गेट्स एग्जॉस्टेड, खत्म हो गया उसमें जो फ्यूल था। So what will be maximum height attained by the rocket? That is the first question. And draw the velocity time graph and displacement time graph of the rocket for its upward motion. जो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, सिर्फ उस पार्ट ऑफ मोशन के लिए ग्राफ बनाइए। जब वो नीचे आ रहा है उस पार्ट के लिए ग्राफ नहीं बनाने को कहा मैंने, हालांकि वो भी कह सकते हैं। चलिए आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर आप गलती कर रहे हैं तो एक ही गलती करेंगे कि आप ये अज्यूम कर लेंगे कि रॉकेट यहां आके रुक गया। जी नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि रॉकेट 19.6 के एक्सेलरेशन से 5 सेकंड तक चला, बिकॉज इट्स इंजन वाज वर्किंग। उसका इंजन काम कर रहा था, इसलिए उसका एक्सेलरेशन 19.6 अपवर्ड था। इस पॉइंट पर आकर उसका फ्यूल खत्म हो गया, इसका मतलब वो रुक नहीं गया। प्लीज समझिए, इस जगह पे उसके पास बहुत वेलोसिटी है, अभी से अभी तक उसकी स्पीड बढ़ ही रही थी क्योंकि वो एक्सेलरेटेड था। इस जगह पर आके उसका एक्सेलरेशन खत्म हो गया। आप अगर बाइक चला रहे हो
फुल स्पीड में बढ़िया 60-70 के स्पीड में और अचानक से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या बाइक वहीं खड़ी हो जाएगी? नहीं, वो आगे लुढ़कती जाएगी ना भाई। उसके पास वेलोसिटी है, तो रॉकेट के पास भी वेलोसिटी है इस समय बहुत सारी, वो यहां क्यों रुक जाएगा? वो अभी भी ऊपर जाता रहेगा, लेकिन इस पॉइंट के आगे उसका एक्सेलरेशन बेसिकली रिटार्डेशन होगा g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां के आगे इट इज ए फ्री पार्टिकल, वो एक फ्री ऐसे पार्टिकल की तरह है जिसमें कोई इंजन नहीं है। यहां से यहां तक वो एक्सेलरेट हुआ क्योंकि एक थ्रस्ट था, लेकिन इस पॉइंट पे जब फ्यूल खत्म हो गया उसके बाद ओनली ग्रेविटी इज द एक्टिव फोर्स, और ग्रेविटी की वजह से नाउ इट विल स्टार्ट रिटार्डिंग। अब इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया, इसलिए इसकी स्पीड घटने लगेगी, घटने लगेगी, घटने लगेगी, घटने लगेगी, घटने लगेगी, और ये अल्टीमेटली कहीं जाके रुक जाएगा। उसके बाद अभी भी एक्सेलरेशन जी है, नीचे गिर जाएगा। तो हम इस पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए दो हिस्सों में सोचेंगे। सबसे पहले कि रॉकेट 5 सेकंड में कितना ऊपर गया। इस समय रॉकेट का एक्सेलरेशन 19.6 था। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि रॉकेट का एक्सेलरेशन 19.6 माइनस 9.8। अरे भाई, क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सेलरेशन 19.6 है, फुल स्टॉप। सब ग्रेविटी, इंजन, थ्रस्ट सब मिला जुला के उसका एक्सेलरेशन 19.6 है। क्वेश्चन को चैलेंज मत किया करो। अपवर्ड एक्सेलरेशन 19.6 है। 5 सेकंड में कितनी हाइट तक जाएगा? आंसर है बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 19.6 टाइम 5 सेकेंड। ऐसा ये कैलकुलेट करो कितना आया, 9.8 इंटू 25, 245 मीटर आई गेस। देख लेना भाई, और 245 मीटर ये ऊपर गया और इस समय इसका फ्यूल खत्म हुआ। अभी इसके पास स्पीड कितनी है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ V0? U प्लस 80 से कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 19.8 फॉर 19.6 फॉर 5 सेकेंड्स, 98 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस रॉकेट के पास बहुत वेलोसिटी है भाई, 98 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड होता है 36 किलोमीटर पर आवर। ये करीब करीब 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और हम सोचें कि ये रुक गया तो गलत है ना। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस समय चल रहा है, काफी ऊपर जाएगा। मान लेते हैं कि इसके बाद ये H2 हाइट और जाता है ऊपर। H2 कैसे कैलकुलेट करें? आंसर है फिर से वही इक्वेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। हम फिर से लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u की जगह पे क्या लिखें? ये 98, सॉरी टाइम नहीं पता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इस इक्वेशन को नहीं, इस इक्वेशन को यूज करें, वेरी सॉरी। इस इक्वेशन से हम पूछेंगे, टाइम को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हम, यहां से यहां जाने का टाइम अभी हमें नहीं पता। हम इस इक्वेशन से ये पूछेंगे कि वेलोसिटी जब 0 हुई उस समय तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। वेलोसिटी जब 0 हुई उस समय तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। वेलोसिटी फाइनली 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 98 है। देखिए कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2 एक्सेलरेशन माइनस 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट H2। यहां से यहां के मोशन को कंसिडर करेंगे रिटार्डेशन। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है। वेलोसिटी u से 0 हो गई, u से 0 हो गई, 98 से 0 हो गई, एक्सेलरेशन माइनस 9.8 है। तो हाइट अटेंड H2 कितना है? आंसर है 98 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8। ये कैलकुलेट करो कितना आया, ये हो गया 98 इंटू 10 बाई 2, ऐसा ये हो गया 490 मीटर। तो यहां से रॉकेट 490 मीटर और ऊपर जाएगा। तो जो टोटल हाइट h है, ये h मैक्स, ये कितना होगा? h1 प्लस h2 दोनों जोड़ा तो कितना आया? 245 प्लस 490।
ये हो गया 735 मीटर। ठीक है, अब ग्राफ क्वेश्चन में कहा गया है कि रॉकेट के अपवर्ड जर्नी के लिए यहां से यहां तक के मोशन के लिए वीटी ग्राफ बना के बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑफ कोर्स जेई में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जेई मेन में जिसमें कि सारे पार्ट्स पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें सिर्फ एच मैक्स पूछे, कोई दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें सिर्फ वीटी ग्राफ पूछे। वीटी ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बढ़ रही है। ध्यान देना, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होगा। क्यों? एक्सेलरेशन होता क्या है? डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप। तो वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होगा और स्लोप कांस्टेंट है। क्यों? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी टी का एक लीनियर फंक्शन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। पर ग्राफ की स्लोप बहुत है क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। स्लोप बहुत है मतलब वेलोसिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ये 5 सेकेंड टाइम होते होते वेलोसिटी 98 हो गया है कि नहीं? ऐसा। उसके बाद यहां से जब हम आगे चले तो वेलोसिटी डिक्रीज होने लगा। क्यों? क्योंकि अभी तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है? ये tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा की वैल्यू 19.6 है, 98/5। ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है, वीटी ग्राफ का स्लोप। इसके बियॉन्ड, इस टाइम के आगे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, तो वीटी ग्राफ का स्लोप निगेटिव हो गया। हाँ ठीक है, इसके आगे वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी। 98 से 80 रह गई, 50 रह गई, 20 रह गई, 10 रह गई, 0 हो गई। जी हाँ, और ये ध्यान देना कि ये जो ग्राफ है इसका स्लोप ग्रेजुअल होगा इसके कंपैरिजन में। ये बहुत स्टीप है, उससे ये कम ढलान वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहां एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 19.6 है और यहां एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 9.8 है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन है। ये बहुत स्टीप ग्राफ है मतलब एक्सेलरेशन बड़ा है। ये थोड़ा लेस स्टीप है मतलब एक्सेलरेशन छोटा है। यहां एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या है? -9.8। मतलब इस ग्राफ का स्लोप है माइनस tan थीटा, θ1, ये -9.8 है कि नहीं? tan θ1 की वैल्यू 9.8 है। तो ऐसे आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि यहां से इसको आगे 10 सेकेंड और लगेंगे वेलोसिटी को 0 होने में। हम ऐसे कॉमन सेंस से देख के लिख देते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए। यहां ग्राफ की स्लोप 19.6 थी, यहां पे स्लोप आधी हो गई, तो 0 से 98 जाने में 5 सेकेंड लगा। अब आधे रेट से, हाफ रेट से स्लोप हाफ हो गया। 98 से 0 आने में 10 सेकेंड लगेंगे, तो ये 5 और ये 10, ये टाइम यहाँ पे 15 होगा। ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, टोटल टाइम 15 सेकेंड। तो वीटी ग्राफ ऐसा एक ग्राफ होगा। फिर कहा गया है कि एक्सटी ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक पैराबोला होता है। रिपीट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए एक्स टी ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होगा, क्योंकि एक्स और टी के बीच का जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक रिलेशन है। तो भाई हमें रॉकेट का एक्स टी ग्राफ बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल 5 सेकेंड ग्राफ कैसा? पैराबोला। कैसा पैराबोला? आंसर है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये ग्राफ हम ऐसा बनाएंगे। देखिए आप, पहले 5 सेकेंड तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 245 मीटर हुआ। ये एक्सटी ग्राफ एक पैराबोला है। पैराबोला एक्चुअली अगर इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन को प्लॉट करें तो ऐसा ग्राफ होगा, पर टाइम निगेटिव का तो कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिव टाइम के लिए ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। टाइम 5 सेकेंड के आगे जैसे ही चले
तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, ध्यान दीजिए। तो जब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो ग्राफ ऐसा पैराबोला होता है, इन्वर्टेड पैराबोला। अब यहां पे कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा ग्राफ बना दिए। जिस क्वेश्चन में जो लिखा गया है कि सिर्फ अपवर्ड जर्नी के लिए ग्राफ बनाई, तो x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो लगातार बढ़ती ही जा रही है ना, घटेगी तो नहीं। तो ये हिस्सा तो बनाएंगे नहीं हम, सिर्फ इतना ही बनाएंगे। तो इसके आगे जो xt ग्राफ है वो स्टिल एक पैराबोला है, पर वो पैराबोला ऐसा पैराबोला का पार्ट है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है। तो ये टोटल 15 सेकंड के बाद हमने जैसा पढ़ा, इसकी टोटल हाइट 735 मीटर हो गई, ऐसा। तो ये ग्राफ है, ये भी पैराबोला, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का हिस्सा, ये भी पैराबोला, ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का एक पार्ट बन गया, राइट। तो इस तरीके से आप वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ बना सकते हैं। चलिए अब एक बड़ा ही रूटीन सा क्वेश्चन करते हैं, पर हमें सीखने को मिलेगा इसलिए करते हैं। ग्राउंड से एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से सीधा ऊपर फेंका गया। ग्राउंड से एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से सीधा ऊपर फेंका गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेनी है आपको पहले मुझे बताना है एट व्हाट टाइम द पार्टिकल इज एट 15 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। कितने समय के बाद पार्टिकल ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पे होगा, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ऊपर जाना नीचे आना, कंप्लीट मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड देन ड्रॉ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये तीनों पार्ट आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। देखो यहां पे मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर हम एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे। ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को अगर कहीं पे मोशन में यू टर्न हुआ है तो खुद समझ में आ जाता है, आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं। जैसे आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पूछा गया कि पार्टिकल कितने समय के बाद 15 मीटर की हाइट पे होगा। तो इन जनरल 15 मीटर की हाइट पे या किसी एक हाइट पे ये दो बार हो सकता है। एक बार ऊपर जाते समय टाइम t1 पे, और फिर ऊपर गया और नीचे आते समय किसी टाइम t2 पे, ये फिर से 15 मीटर की हाइट पे हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन के दो आंसर है। अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि ये टाइम बताओ जब पार्टिकल नीचे आ रहा है और 15 मीटर हाइट पे, वो टाइम बताओ, तो क्या हम क्वेश्चन को दो स्टेप में सॉल्व करें? पहले यहां से यहां जाने का टाइम, फिर यहां से यहां आने का टाइम? आंसर है जरूरत नहीं है। ये जो इक्वेशन है बहुत काबिल इक्वेशन है, ये ऐसे किसी भी यू टर्न को समझ जाता है। इन इक्वेशंस को अप्लाई करते समय आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज ध्यान रखना है, क्या थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट था? जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन क्या था? डाउनवर्ड 10। पार्टिकल यहां पहुंचा, एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड 10। जब पार्टिकल यहां नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड 10। तो एक्सेलरेशन बदला क्या? इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कहीं भी बदला क्या? नहीं। तो पूरा मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। अगर ये कहीं पे ऐसा यू टर्न हुआ है तो ये इक्वेशन खुद ही समझ लेगा, आप उसको मत समझाइए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप इस इक्वेशन से डायरेक्टली पूछे कि भाई इक्वेशन तुम मुझे ये बताओ कि कितने टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर होगा। तो हम इस इक्वेशन से पूछते हैं कि बताओ कितने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर होगा। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान दीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया। पॉजिटिव किधर लेना है, ऊपर की नीचे, ये हम डिसाइड करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया। इनिशियल वेलोसिटी 20 पॉजिटिव, u पॉजिटिव, t नहीं पता। अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये जो एक्सेलरेशन है ये थ्रू आउट निगेटिव है। ऐसा नहीं कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव और पार्टिकल नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी निगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन तो हर वक्त डाउनवर्ड है, वो तो हर समय निगेटिव है। तो एक्सेलरेशन को तो आप निगेटिव ही लिखो, -10 t²। इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किस टाइम पर x की वैल्यू 15 होगी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं
टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आ गए, दो सॉल्यूशन हो गए, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो आप ऐसे ही समझ गए कि इसको फेंका 1 सेकेंड के बाद वो यहां है और टोटल 3 सेकेंड के बाद वो यहां है, नीचे आ रहा है इस समय। तो 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल 15 मीटर की हाइट पे है बट इट इज मूविंग डाउनवर्ड। 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल 15 मीटर की हाइट पे है एंड इट इज मूविंग अपवर्ड। So there are two answers to first question. The second question says find draw VT graph for the motion of the particle. For the entire motion of the particle means नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से फिर नीचे आना। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि मत कीजिए, पहले ऐसे कीजिए कि ये इक्वेशन भी समझदार है। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, हम इनसे अगर पूछेंगे तो ये बोलेंगे u की वैल्यू +20 थ्रू आउट दी मोशन। ऊपर जा रहे हैं तब भी और नीचे आ रहे हैं तब भी। एक्सेलरेशन इज -10। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन इज -10। कोई स्टूडेंट ऐसा करे कि ऊपर के मोशन को अलग से, अपवर्ड मोशन अलग से स्टडी करे, फिर अपना ऑरिजिन शिफ्ट कर दे, बोले कि भाई अब इसके बाद के मोशन के लिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा। जब पत्थर नीचे आ रहा है तो आई विल टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। उनके लिए जी पॉजिटिव है, जी तो डाउनवर्ड 10 है, उसको प्लस लेना है कि माइनस, ये आपके ऊपर है। अभी हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो थ्रू आउट द मोशन जी इज डाउनवर्ड, इट इज नेगेटिव। इस इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से हम पूछ रहे हैं कि टाइम t पे v बताओ। u की जगह +20, a की जगह -10। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, v इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ t। सीधा सीधा इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज vt ग्राफ। ऐसा इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0 पे वेलोसिटी 20, टाइम जब 2 सेकेंड हुआ वेलोसिटी 0। हाँ, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि पत्थर फेंकने के 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब वो टॉप पे होगा। उसके बाद जैसे मान लो टाइम 3 सेकेंड हो गया, इस इक्वेशन में t3 रख के देखो तो क्या बोलता है ये, वेलोसिटी कितनी हुई, t की वैल्यू 3 रखो, कितनी हुई -10। क्या बोल रहा है ये, 3 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी -10 मतलब डाउनवर्ड 10 है, -10 मतलब डाउनवर्ड 10 है। तो ये इक्वेशन यू टर्न तो समझ गया। अभी ये वेलोसिटी पॉजिटिव बता रहा था, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिखोगे तो ये बोलता है कि वेलोसिटी इज +10, t इज इक्वल टू 3 लिखोगे तो बोलता है -10। तो ये समझ गया ना कि यू टर्न हो चुका है, तब तो वेलोसिटी को डाउनवर्ड 10 बोल रहा है, -10। तो ऑब्वियसली आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं, आप तो सिंपली इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर दो, यही वीटी ग्राफ है। और शायद सभी समझते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 2 सेकंड लगा ऊपर जाने में तो 2 सेकंड नीचे आने में लगेगा, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे मोशन खत्म हो जाएगा। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड यहां रखेंगे तो वेलोसिटी -20 है, -20 का मीनिंग है बॉल को 20 की स्पीड से ऊपर फेंका था, जब वो यहां पहुंचा तो स्पीड 20 है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 है, पर डायरेक्शन डाउनवर्ड है। -20 मींस डाउनवर्ड 20। डाउनवर्ड 20 को इन इक्वेशंस में हम -20 बोल रहे हैं, अपवर्ड 20 को इन इक्वेशंस में हम +20 बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी +20 से -20 हो गई। ये वीटी ग्राफ है। अब क्वेश्चन के तीसरे हिस्से में पूछा गया कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना के बताइए। स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, वेलोसिटी 20 तो स्पीड कितनी 20, वेलोसिटी 10 तो स्पीड कितनी 10, वेलोसिटी 5 तो स्पीड कितनी 5, वेलोसिटी 0 तो स्पीड कितनी 0, वेलोसिटी -10 स्पीड है +10। स्पीड तो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। -10 बोल के हम बता रहे हैं कि वेलोसिटी इज डाउनवर्ड 10, माइनस फॉर डाउनवर्ड 10। स्पीड पूछे तो 10। तो वीटी ग्राफ का जो ये हिस्सा है ये तो एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज जैसा है। जब वेलोसिटी यहां निगेटिव हुई, जैसे -10 हुई,
हम बता रहे हैं वेलोसिटी -10, स्पीड तो +10 है। जब वेलोसिटी -20 तो स्पीड +20 है। मतलब ये जो ग्राफ नीचे आपने ड्रॉ किया है निगेटिव, इसी का मिरर इमेज, ऐसा सोचो कि यहाँ मिरर है एक टाइम एक्सिस पे, इस ग्राफ का मिरर इमेज यहाँ पे ये स्पीड है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। 4 सेकेंड में वेलोसिटी स्पीड फिर से +20, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है। इस क्वेश्चन से हमें यही सीखने को मिलता है। तो आगे हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।